तो इसका आंसर है इंक्रीज। ठीक है, डायपोल मोमेंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज हो जाएगा, तो इंक्रीज होगा। रीजन क्या है, ध्यान रखना, इसका रीजन ये है कि इसमें जो चार्ज होता है, इसमें हम चार्ज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। मैथिली बिल्कुल सही आंसर बताया था आपने कि जो इसमें चार्ज होता है उसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। डिस्टेंस को हम उतना प्रेफरेंस नहीं देते जिसमें चार्ज ज्यादा होगा, यानी ClF। ठीक है, बस इसमें एक एक क्या है, एक इसमें एक्सेप्शनल केस है। इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, मैं उसे बता देता हूं। इसमें जैसे आपने यहां पे लिखा, मैंने CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि यहाँ फ्लोरीन का ना होके किसका ज्यादा है, क्लोरीन का ज्यादा। जो डायपोल मोमेंट है वो क्लोरीन का, तो ध्यान रखना C के साथ जो Cl होगा इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। बाकी का स्टेप सेम है, बाकी में कोई चेंज नहीं है। ये एक्सेप्शनल केस है, ऐसे याद रखना आप लोग थोड़ा एक्सेप्शनल को। लास्ट में हम क्या करेंगे, पूरा समराइज करेंगे। जब हम तीसरे रिवीजन पे आएंगे तो हम लोग इसे, हाँ, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस एंड पोलैरिटी इज मोर, हाँ सही कहा निहारिका। तो एक्सपेरिमेंटली लेकिन हर एक केस में नहीं होता, बाकी में तो जो फ्लोरीन होता ज्यादा होता है। एक बार रिपीट कर दो सर। हाँ, एक्सेप्शनल में देखो, ध्यान रखना जब C के साथ Cl होगा तो Cl का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा C के साथ अगर फ्लोरीन होगा तो। ठीक है, ध्यान रखना, इसको याद रखना, ये एक्सेप्शनल है, इसमें आप लोग गलती कर जाओगे। ठीक है, इसमें एक गलती नहीं होना, क्योंकि ऐसा देगा आपको और कोई भी देख के बता देगा अरे यार फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए, तो 1 2 3 4 आपका आंसर गलत हो गया। तो उसको याद रखना आपने, क्योंकि ये क्लोरीन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, इसका रीजन स्पेसिफिक कोई रीजन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली आया हुआ है। जनरली C और Cl का जो कॉम्बिनेशन देखा गया, यानी चार्ज इनटू डिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन देखा गया, फाइनली वो ज्यादा देखा गया। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो कुछ एक्सेप्शनल केस होंगे, वो आपको मैं लास्ट में एक साथ समराइज करके बता दूंगा, ताकि वो आपको याद रहनी चाहिए। बाकी जनरल टर्म तो चलते जाते हैं, लेकिन कई बार वो एक्सेप्शनल दे देता है जो जिसका कोई आंसर नहीं है, फिर अगर आपने जनरल टेंड में उसे लिखा तो गलत हो जाएगा। तो एक आपको लिस्ट ऐसे बनानी है जहां पे केवल एक्सेप्शनल को लिखना है और उसे रिपीट करना है। ठीक है, बाकी का जनरल होता है, लेकिन जो एक्सेप्शनल होगा इसके लिए अलग से एक लिस्ट बनानी पड़ेगी आपको। अब देखो, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता, अगर ये इसी में क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, चलो इसी में आपको एक क्वेश्चन दे दिया, मैंने लिखा CH3F, यहाँ पे लिख लिया मैंने, सॉरी CS, चलो F ही लिख दो। CH3NO2, यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3OH, और यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3COOH, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, CH3COOH। अब हो गए 1 2 3 4। अब बताओ सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा, सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा, निरंजन बिल्कुल सही आंसर है, और सानिका, सरदेश, निहारिका राइट आंसर। अभी मैंने कहा था आपको जिसका माइनस आई इफेक्ट या प्लस आई, ये सारे माइनस आई वाले लिखे हुए मैंने, जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा या आई इफेक्ट ज्यादा होगा, सिद्धि सही आंसर है, उसका डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। देखो ये डायपोल मोमेंट, मैथिली सही आंसर है। तो सीधा सा आपने क्या करना है, ऑर्डर याद रखना है डायपोल का। तो सबसे ज्यादा NO2 सबसे पावरफुल होता है, इसके बाद कौन है, किसी को याद हो तो ऑर्डर, अगर किसी को याद है माइनस आई इफेक्ट का तो वो बता सकता है। निहारिका बिल्कुल सही आंसर, सानिका, निरंजन। ठीक है, जो भी माइनस आई इफेक्ट का जिसको पता है ऑर्डर वो बता देगा। 4 सबसे ज्यादा, फिर इसके बाद इन दोनों में से कौन होगा, इन दोनों में से
निहारिका सही आंसर नहीं है, सिद्धि सही आंसर है। इन दोनों में से देखो कंपेयर करो आप लोग। मैथिली राइट आंसर, निरंजन सही है, और इसके अलावा आप लोग किरण सही आंसर है। इसमें फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन 1 और लास्ट में 3, 2413, 2413। फ्लोरीन का ज्यादा होता है, चेक करके देखो एक बार, माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन का ज्यादा होगा OH से। तो जिसका जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट उसका डायपोल मोमेंट भी उतना ज्यादा। अब आप ऑर्डर चेक कर सकते हो, जिसको ऑर्डर पता है वो एकदम से क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर देगा, जिसको ऑर्डर पता है वो जल्दी सॉल्व कर सकता है। ठीक है, ये ऑर्डर में दिया हुआ है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या हो गया, देखो इसी के अकॉर्डिंग। इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल है NO2, देखो उसके बाद कौन है COH, इसके बाद कौन है फ्लोरीन, और सबसे लास्ट में है OH। ये माइनस आई का ऑर्डर है, एक बार चेक करके देख लो आप, तो आपको पता चल जाएगा कि माइनस आई का ऑर्डर ये है। तो माइनस आई का ऑर्डर ये है, तो इसी अकॉर्डिंग क्या होगा, डायपोल मोमेंट काम करेगा। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट का ये टर्म्स आपको याद रखना है। और सबसे लास्ट में हम आते हैं स्टेबिलिटी का, सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेबिलिटी, जिसपे पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिकी हुई है। स्टेबिलिटी के बेस पे सब कुछ है, सारी चीज डिपेंड करती है स्टेबिलिटी पे। तो स्टेबिलिटी हम पहले बात करते हैं कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन को अगर हम चेक करते हैं तो आपको पता है टर्सरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर मिथाइल ग्रुप। लेकिन ये वाला ऑर्डर किसके लिए है, कोई बता सकता है? ये वाला ऑर्डर जनरली किसके लिए है, केवल प्लस आई इफेक्ट के लिए या माइनस आई इफेक्ट के लिए? ये वाला ऑर्डर किस चीज के लिए है, इन जनरल है या प्लस आई इफेक्ट के लिए या माइनस आई इफेक्ट के लिए? बताओ, इन जनरल या माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट या जनरल? सानिका सही कह दिया, तेजस साठे, सरदेश सही है, निहारिका सही है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है इसका वो है प्लस आई इफेक्ट के लिए, डोनेटिंग ग्रुप के लिए। ध्यान रखना, डोनेटिंग ग्रुप के लिए। अगर डोनेटिंग की जगह पे मैंने विड्रॉइंग कर दिया तो आंसर उल्टा हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी चीज में क्या होता है, हम लोगों को समझ के करना पड़ता है। यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप है, अगर मैंने इसको विड्रॉइंग बना दिया, देखो मैंने अगर यहाँ चेंज कर दिया, मैंने लिखा CF3, CF3 और CF3 प्लस चार्ज। अब बताओ, और यहाँ पे मैंने लिखा ये है HCF3 और ये भी लिख दिया CF3। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 1 या 2? ये है CF3, CF3, CF3। हाँ, निरंजन, निहारिका। तो देखो कॉन्सेप्ट बदल दिया ना, इसीलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। मैथिली, सानिका, थोड़ा सा जो मेंस लेवल में आता है सानिका सही है, मैं तो वहां पे वो कॉन्सेप्ट को चेंज कर देते हैं बस, सिद्धि सही आंसर। जो मेंस में थोड़ा सोचने का क्वेश्चन आता है वहां पे वो क्या करते हैं, आपको उसी में फंसा देंगे जो आपने पढ़ा है, जो भी चीज आपने पढ़ी हुई है उसी में आपको फंसा देंगे। आपको मैंने कहा अभी कि टर्सरी ज्यादा स्टेबल होता है, वो टर्सरी दे देंगे आपको ये। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट अपोजिट हो जाता है बस, यहाँ पे उल्टा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। दिखने में हमें लग रहा है ये ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल में ये ज्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि फ्लोरीन की वजह से। तो जहां पे सोचने का काम होता है वो मेंस लेवल का क्वेश्चन है, जहां पे आप लोग एकदम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो देखते ही, वो CET और नीट में क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में। इसीलिए केमिस्ट्री को स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है तीनों सब्जेक्ट में, चाहे आप CET दो, चाहे आप नीट दो, चाहे आप मेंस दो, तीनों में सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री होता है, क्योंकि इसमें लेवल जो क्वेश्चंस होते हैं वो आसान आते हैं। तो इसीलिए अगर आप ज्यादा एफर्ट करोगे तो आपके जो स्कोर होगा वो ज्यादा अच्छा होगा केमिस्ट्री के बेस पे। तो अगर आप ज्यादा टाइम देते हो केमिस्ट्री को एज कंपेयर टू अदर्स, इजी होता है, थोड़ा लर्निंग पोर्शन होता है इसमें, लेकिन स्कोरिंग होता है और आपको ये बेटर पोजीशन में ला देगा। क्वेश्चन का लेवल आप देख ही रहो, आपने देखा भी होगा कैसे आते हैं क्वेश्चन अभी कॉम्पिटिटिव में भी। तो ये स्कोरिंग होता है, थोड़ा सा आपको कुछ पोर्शन लर्न करने और फोकस ज्यादा करना है। ठीक है, अब आते हैं हम, इसका मतलब क्या हुआ कि जनरली जो कार्बोकैटायन होता है उसे प्लस आई इफेक्ट क्या करता है,
जितना प्लस साइड इफेक्ट ज्यादा होगा उतना कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका अपोजिट होगा, जो कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा अगर माइनस इफेक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, हाँ स्टेबलाइज में प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना कार्बोकैटायन ज्यादा होगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, और जितना माइनस इफेक्ट कम होगा उतना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी। आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि मैं आपको दूंगा ही कम से कम 100-150 क्वेश्चन दूंगा इसके, जो तीनों लेवल कवर करेगा, सीटी, मेंस, नीट वगैरह, तो उसमें क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास। सिर्फ आपको ये याद रखना है स्टेटमेंट को कि प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, माइनस आई इफेक्ट कम होगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो दो ही पॉइंट इसमें होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आगे करवाएंगे हम इसे। इसके बाद इसका अपोजिट कर दो, किस केस में? कार्बो एनायन के केस में। कार्बन आयन, कार्बन आयन का मतलब होता है जिसमें कार्बन में नेगेटिव चार्ज होता है। इसका ठीक अपोजिट, नेगेटिव का मतलब ये फुलफिल हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो कब? अगर प्लस साइड इफेक्ट क्या होगा? कम हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट कर दो। और कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी अगर माइनस साइड इफेक्ट क्या होगा? बढ़ेगा। तो माइनस साइड इफेक्ट जितना बढ़ेगा उतना कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी वाला फैक्टर लिख लो, यही इंपॉर्टेंट है आगे। ये ही क्वेश्चन आते हैं स्टेबिलिटी का क्वेश्चन, नीट में तो 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। स्टेबिलिटी का क्वेश्चन हर बार आता है 1 से 2 कम से कम। तो ये ध्यान रखना आपको, कार्बो एनायन कार्बोकैटायन का जो पॉइंट है, अब आपको पूरा डिटेल में बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। आगे मैं अभी क्वेश्चन देता हूँ, ये लिख लिया, इसमें कोई डाउट है तो मैं बता दूंगा एक्सप्लेन करके, किसी को डाउट है तो पूछ लो। आ गया समझ में या डाउट है? कार्बो एनायन कार्बोकैटायन का एनी डाउट? नो या यस? नो, वेरी गुड वेरी गुड। सानिका, मैथिली, ठीक है, और सिद्धि, तेजस, वेरी गुड। और यही जो कार्बोकैटायन का केस है, यही किसका केस है? फ्री रेडिकल का भी यही केस है। फ्री रेडिकल भी क्या है? फ्री रेडिकल भी बेचारा गरीब आदमी है। ठीक है, फ्री रेडिकल भी गरीब है, उसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए कौन है? प्लस आई इफेक्ट उसे स्टेबलाइज करेगा और माइनस आई इफेक्ट उसे डीस्टेबलाइज करेगा। तो फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन का एक ही केस है, दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, दोनों एक ही जैसे आदमी है। बस इन दोनों में से ज्यादा सेट कौन सा है? फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन में से ज्यादा रिच कौन सा है? सेट कौन सा है दोनों में से? फ्री रेडिकल या कार्बोकैटायन? ज्यादा सेट कौन सा लग रहा है आपको? हाँ, मैथिली, निरंजन, निहारिका, सही है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं फ्री में कोई चीज लिया करो। सिद्धि, मैथिली, बिल्कुल सही आंसर है, तभी तो आता है बाय 1 गेट 2 फ्री। ठीक है, एक चीज आप खरीदो 2 चीज फ्री मिलेगी, तो फ्री रेडिकल है जो, वो ज्यादा पावरफुल होता है कार्बोकैटायन से, क्योंकि उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो स्टेबिलिटी का फैक्टर है, लेकिन हम कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने पहले बहुत किया हुआ है इससे। ठीक है, तो ये वाला आपका पहला पॉइंट खत्म होता है। अब आते हैं हम रेजोनेंस वाले। अब सेकंड पॉइंट है रेजोनेंस का, ये सबसे लास्ट में आता है, ध्यान रखना। कभी भी आपको कार्बो इंडक्टिव फैक्ट को सबसे लास्ट में देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं जिसमें रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, उसके बाद हम उसे देखते हैं जिसमें केवल रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस के बाद हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। और जब इनमें से कोई फैक्टर काम नहीं करेगा तब हम सबसे लास्ट में लगाते हैं इंडक्टिव फैक्ट। पढ़ते हम भले ही पहले हैं, लेकिन इसका नंबर सबसे लास्ट है। कभी भी लास्ट में देखना है, पहले मत देखना कभी भी। पहले आप देखो रेजोनेंस को, और रेजोनेंस के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा तो बहुत सोने में सुहागा। उसके बाद फिर रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबसे लास्ट में क्या होता है? इसके अलावा एक और फैक्टर आता है, मैंने कहा था आपको, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला, जहां पे क्या होता है, स्टेरिक की वजह से भी चेंज होता है, वो मैं बताऊंगा यहाँ पे कहाँ पे आएगा। ठीक है, रीजन के साथ बताऊंगा कि वो स्टेरिक हिंड्रेंस भी एक बड़ा फैक्टर होता है जो यहाँ पे इसको अफेक्ट कर देता है, वो रेजोनेंस को ही पूरा डिस्ट्रॉय करके रख देगा। ठीक है, पूरा रेजोनेंस को खत्म कर देता है एक फैक्टर, वो कौन सा होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस वाला। वो मेंस लेवल में क्वेश्चन आते हैं इसके,
इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए मेंस लेवल में। तो ये है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस पूरे रेजोनेंस को खत्म कर देता है। वो रेजोनेंस मैं अभी पढ़ाऊंगा और मैं वो बताऊंगा कि कैसे ये स्टेरिक हिंड्रेंस रेजोनेंस लगने नहीं देगा। आपको लगेगा है तो रेजोनेंस होना चाहिए था, और रेजोनेंस वहां पे काम ही नहीं करेगा। ये है, ये मेंस लेवल में आते हैं ऐसे क्वेश्चन जो सोचने वाले होते हैं, जिसमें टाइम टेकिंग ज्यादा होता है, वो है मेंस लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, और कई बार वो मेंस में पूछे भी गए। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन है जो इसमें पूछे हुए हैं इसके बेस पे। तो अब हम आपको बताते हैं इसके आगे रेजोनेंस। हाँ बिल्कुल सही कहा मैथिली, बहुत बढ़िया, बहुत वेरी गुड। और कोई बता सकता है ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे रेजोनेंस को ही खत्म कर देगा? स्टेरिक हिंड्रेंस जहां पे आया रेजोनेंस ही खत्म हो गया। कौन बता सकता है? फिर वो इंडक्टिव इफेक्ट का काम करता है बेचारा लास्ट में। अगर ऑक्सीजन होगा उसके पास नाइट्रोजन होगा तो नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, चलो कोई बात नहीं, सोचो जरा आप लोग। अब आते हैं हम रेजोनेंस पे या रेजोनेटिंग इफेक्ट। रेजोनेंस हम किसे कहते हैं? देखो, रेजोनेंस होता है कि ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ, एक आदमी होता है जो पूरी जगह पे घूम रहा होता है, पूरे मोहल्ले में घूम के आ गया हो, वो होता है आपके पास डीलोकलाइज्ड पाइलेक्ट्रॉन। पाइलेक्ट्रॉन का काम क्या है? पूरे मोहल्ले में घूम के आ जाना। तो ये पाइलेक्ट्रॉन पे ही लगता है बस। तो ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाइलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से क्या होगा कि कोई भी कंपाउंड जिसमें ये लगेगा वो मोर देन वन स्ट्रक्चर शो करता है। उसके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होंगे, मोर देन वन स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा रेजोनेंस में कई कई स्ट्रक्चर होते हैं, किसी के 5 बन रहे हैं, किसी के 6 बन रहे हैं, कम से कम 2 तो बनते ही बनते। तो मोर देन वन स्ट्रक्चर शो करता है कोई भी कंपाउंड। और इसमें एक और खास बात है कि नन ऑफ दीज गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इसमें से कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा उस कंपाउंड के बारे में। 90% दे रहे हैं सब, लेकिन 100% कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ये खास बात है। अगर कोई इंफॉर्मेशन 100% दे देगा तो उसका रेजोनेटिंग की जरूरत ही नहीं है फिर हम। तो इसमें से कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जो 100% इंफॉर्मेशन देगा। नन ऑफ दीज गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपाउंड। ठीक है, उसे हम कहेंगे रेजोनेंस। इसके इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ गए। एक्चुअल में क्या हुआ, रेजोनेंस की जो डिस्कवरी हुई थी, ये क्या हुआ सर? ये ऐसे आएगा फिर उसमें, इसे पूरा बड़े उसमें दिखाओ। आता है, मुझे पता है, अभी मत करो इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस की वजह से इसमें अब रेजोनेंस से क्यों देखा गया? देखो, रेजोनेंस की एक्चुअल में डिस्कवरी क्यों हुई? रेजोनेंस डिस्कवर नहीं होता अगर यहाँ पे क्या चीज नहीं होती। देखो, रेजोनेंस की वजह से, इंपैक्ट की वजह से रेजोनेंस आया। कौन कौन से जिसकी वजह से ये आया? पहला इसमें आया कि रेजोनेंस की वजह से किसी की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो गई। जैसे बेंजीन का एग्जांपल देखो, बेंजीन औरों के कंपैरिजन में जिसके पास 3 बॉन्ड होंगे, जैसे मैंने कहा ये कंपाउंड बना दिया और इसमें 3 बॉन्ड दिखा दिए मैंने, लेकिन ये कहाँ पे दिखाए कहीं पे पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ दिखा दिया। तो इस 3 बॉन्ड के कंपैरिजन में बेंजीन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई थी। तो खोजते रह गए कि ऐसा क्या रीजन है इसके अंदर कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो गई। पहला एक रीजन था जिससे रेजोनेंस डिस्कवर हुआ, अदरवाइज रेजोनेंस डिस्कवर नहीं होता। सेकंड पॉइंट, उन्होंने देखा कि जिसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है उन सबकी बॉन्ड लेंथ भी सेम हो गई। इसका बॉन्ड लेंथ सबका सेम हो गया, जबकि एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में 154 एंगस्ट्रॉन होता है, 1.54, और अगर डबल बॉन्ड होगा तो 1.34, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, 1.20। लेकिन उन्होंने देखा कि बेंजीन के सारे बॉन्ड, चाहे वो सिंगल हो चाहे डबल हो, सबका बॉन्ड लेंथ कितना था? सबकी बॉन्ड लेंथ सेम आई, लगभग इन दोनों के मिडिल में थी। ना तो डबल बॉन्ड दिखा रहा है ना वो सिंगल बॉन्ड दिखा रहा है, ये दिखा रहा था 1.39। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जो बॉन्ड लेंथ है ये ना तो फर्स्ट को मैच कर रहा है ना वो सेकंड को मैच कर रहा है, और
ये एक का नहीं है, सबका वही आ गया, ठीक है। तो दूसरा इंपैक्ट उसने किस में डाला, बॉन्ड लेंथ पे डाला, पहला स्टेबिलिटी पे डाला। तीसरी चीज उन्होंने देखी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी डिफरेंट हो गया। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी, बहुत सारे फैक्टर इससे अफेक्ट हुए। फाइनली उसने देखा कि कौन सा ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये चीज अफेक्ट हो रहे हैं, और उसके बाद रेजोनेंस क्या हुआ था, डिस्कवर हुआ था। तो रेजोनेंस बाद में आया था ये पॉइंट। तो उन्होंने इमेजनरी, जो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो आप, वो सारे इमेजनरी हैं। वो उन्होंने सोचा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे गया होगा, ठीक है। तो रेजोनेटिंग के बाद जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हो सारे इमेजनरी बनते। तो इससे 3-4 चीजें अफेक्ट हुई, तो यहां से रेजोनेंस फैक्टर आया था। अब देखो इसमें जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसे कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर बनेंगे इसे कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 3 नाम है इसके, देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म, या फिर इसमें आता है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। कई बार आपने देखा होगा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी सारे के सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 3 नाम से उसे बुलाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल फॉर्म, या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोला जाएगा, ठीक है। इसीलिए रेजोनेंस ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेजोनेंस का, ठीक है। और इस फिनोमिना को कहा गया रेजोनेंस। अब देखो ये इंपैक्ट आपको पता चल गया कहां कहां से क्या है। एक और आता है इसमें, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी की डिफाइन किसी को पता है क्या होती है रेजोनेंस एनर्जी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, ये डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, किस किस के बीच के एनर्जी डिफरेंस है। रेजोनेंट एनर्जी किस किस के एनर्जी का डिफरेंस होगा, कोई बता सकता है? जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन दो की एनर्जी, कौन सी होगी वो? हाँ सही कहा निरंजन, मैथिली बिल्कुल सही, और सरदेश बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है, ये एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन द एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देखो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, जो एनर्जी होगी किसकी, मोस्ट स्टेबल, जितने भी आपके पास स्ट्रक्चर बनेंगे उसमें जो सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, इसकी एनर्जी माइनस जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इसकी एनर्जी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस उसे कहेंगे रेजोनेंस एनर्जी। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में उसकी एनर्जी, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा उसकी एनर्जी का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। और जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उसकी स्टेबिलिटी उन्होंने देखा उतनी ज्यादा होगी। रेजोनेटिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब आते हैं हम रेजोनेंस हाइब्रिड पे। रेजोनेंस हाइब्रिड, तो रेजोनेंस एनर्जी का यही है, आप डायग्राम से बना सकते हो, डिफरेंस में दिखा सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, कई बार इसे लिखता है वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस लिख लेता है वो, एक ही बात है, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, इससे आगे बढ़ जाऊं रेजोनेंस हाइब्रिड पे, ये बताना पड़ेगा या हो जाएगा, चलो ठीक है। अब देखो रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है एक्चुअल में यही दिखता है आपको। रेजोनेंस हाइब्रिड इज द एक्चुअल और रियल स्ट्रक्चर, जो रियल में स्ट्रक्चर होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड ही होता है। जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड का ही बनता है। एक्चुअल में हम जो दिखते हैं, आप लोग अगर देखोगे एक्चुअल में स्ट्रक्चर, वो रेजोनेंस हाइब्रिड ही होगा, जिसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसी की होगी, और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा उसकी एनर्जी सबसे कम, ठीक है। और एक और खास बात होती है, इसको हम लेविस स्ट्रक्चर से शो नहीं कर सकते, इसको लेविस स्ट्रक्चर से शो नहीं किया जा सकता, विच कैन नॉट बी शोन बाय लेविस स्ट्रक्चर।
ठीक है, इसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, जैसे बेंजीन का बनाएंगे हम, तो बेंजीन का ये डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ये डॉटेड लाइन है, तो डॉटेड लाइन से हम शो करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड को। तो डॉटेड लाइन का मतलब वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, लेविस स्ट्रक्चर नहीं है वो, ये डॉटेड वाला कभी भी लेविस स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी एक पर्टिकुलर चार्ज को एक जगह पे स्पेसिफाई नहीं कर पाते। यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता जा रहा है, तो ये इसका लेविस स्ट्रक्चर नहीं है, तो जिसको हम लेविस स्ट्रक्चर से ड्रॉ नहीं कर सकते, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। और इसे सेपरेट करते हैं 3 पैरेलल लाइन से, 3 पैरेलल लाइन। क्लियर है सबको, समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? डन, ओके। अब आगे बढ़ते चले जाओ, देखो आपको एक एक नजर देखना है, दोबारा पढ़ो, इसे नहीं आता है तो फिर से पूछो। अब ये कहां पे होगा, यहाँ इसके लिए एक वर्ड आया था कॉन्जुगेशन, एक वर्ड है कॉन्जुगेशन। ये कहां कहां पे अप्लाई हो सकता है, मतलब मैंने कहा आपको यहाँ पे लग सकता है या नहीं लग सकता, तो उसके लिए हमने देखा कॉन्जुगेशन के टाइप्स। कॉन्जुगेशन मतलब कोई भी चीज ऑल्टरनेट सीक्वेंस में होना, तो यहाँ पे है टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, कौन कहां पे रेजोनेंस लग रहा है। पहला, अगर डबल बॉन्ड कहां होगा, इन ऑल्टरनेट सीक्वेंस में होगा, यानी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होगा। डबल बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन किस में होगा, अगर पाई पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होगा, इसको हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन। पाई इलेक्ट्रॉन अगर कॉन्जुगेशन में है यानी ऑल्टरनेट में है, पाई सिग्मा पाई, बिल्कुल सही कहा, या तो हम इसे कहेंगे पाई सिग्मा पाई, वेरी गुड, पाई सिग्मा पाई। जैसे मैंने दिखाया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो इसका मतलब इसमें रेजोनेंस हो सकता है। अब मैंने ये दिखा दिया डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल डबल, तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल होना चाहिए, ये नहीं है, तो ये रेजोनेंस को शो नहीं करेगा। ये कैसा होना चाहिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। आप इसका रेजोनेंस बना के बताओ कैसा बनेगा, ठीक है, आप इसका रेजोनेंस बना के बताओगे मुझे कैसा बनेगा। तो पहला है इसमें पाई सिग्मा पाई या डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट सीक्वेंस में, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा इसका, सेकंड पॉइंट होगा इसमें पॉजिटिव सिग्मा पाई, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, फिर सिग्मा फिर पाई, पॉजिटिव सिग्मा पाई, यानी मैंने कहा यहाँ पे प्लस चार्ज फिर सिग्मा बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, ये प्लस फिर सिग्मा फिर डबल बॉन्ड, ये तो आपने कई बार किया होगा, प्लस सिग्मा और डबल बॉन्ड। इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, प्लस इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसको जब भी रेजोनेंस को दिखाएंगे तो डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये जाएगा सी डबल बॉन्ड सी हो जाएगा, और इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, तो इस तरीके से आप रेजोनेंस दिखा सकते हैं। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं एक दूसरे के, इसे कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो प्लस सिग्मा पाई सेकेंड है, इसमें प्लस सिग्मा पाई। थर्ड पॉइंट इज, थर्ड देखो विद इन 10 मिनट में ऑफ हो जाएगा एक बार, अब मैं फटाफट थोड़ा आगे चलूंगा। थर्ड पॉइंट इज नेगेटिव सिग्मा पाई, थर्ड पॉइंट इसमें आ जाएगा नेगेटिव सिग्मा पाई। नेगेटिव का मतलब सी नेगेटिव सिग्मा और फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड। अगर कहीं पे ऐसी सिचुएशन दिखती है तो उसे कहेंगे हम यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। नेगेटिव सिग्मा पाई, पाई का मतलब है डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो चलेगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो तो भी चलेगा, ठीक है। माइनस सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे भी रेजोनेंस पॉसिबल है। फोर्थ वन इज ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन, अगर कोई ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ सिग्मा और फिर पाई, ऑड इलेक्ट्रॉन सिग्मा पाई, जहां पे भी ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री रेडिकल बन गया, फिर यहाँ पे सिग्मा और फिर ये डबल बॉन्ड आ गया, तो जहां पे भी ये सिचुएशन होगी तो आपको समझ जाना है यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। ऑड इलेक्ट्रॉन सिग्मा पाई की कंडीशन आएगी तो समझ जाओ यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है। और इसका लास्ट पॉइंट, इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो है लोन पेयर, जो आपने 1000 बार किया होगा लगभग, लोन पेयर का।
लोन पेयर, सिग्मा एंड पाई। लोन पेयर वाले आपने हजारों किए होंगे, जैसे ऑक्सीजन में लोन पेयर होता है सिग्मा और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो लोन पेयर सिग्मा और पाई, यहाँ पे भी क्या है, रेजोनेंस पॉसिबल है। तो रेजोनेंस के आपको कितने टाइप्स बता दिए हैं, 5 टाइप्स। समझ में आ गया सबको रेजोनेंस के 5 टाइप्स? समझ में आया? कोई पूछना है? आपको ये देखना है कि कहाँ पे हम लोग रेजोनेंस को लगा सकते हैं। तो ये कंडीशन आपको बता दी, यहाँ पे रेजोनेंस लग सकता है। ठीक है, एनी डाउट? ये याद करने का, मैंने कहा था कुछ पोर्शन क्या है, लर्निंग वाले पोर्शन है। आपको आगे, आज क्योंकि अब आज कल का ही दिन हमारे पास है, आगे से आपको इसका पूरा प्रैक्टिस होगी, तो उसके क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको। प्रैक्टिस सेशन के लिए कोई आना चाहता है कि हम प्रैक्टिस करेंगे हायर लेवल की या उसकी, तो आप एक्स्ट्रा टाइम लो और उसे कर सकते हो आप। तो वो आप पे डिपेंड करता है, टीचर तो अवेलेबल होता ही है, आप पे डिपेंड करेगा, आप जितना एफर्ट करोगे। टीचर तो आपके साथ बना ही हुआ है पहले से, ठीक है। तो आप देखो, रेजोनेंस को आपको बताया मैंने, रेजोनेंस के रूल्स क्या क्या हैं। व्हाट इज द रूल्स ऑफ रेजोनेंस? रूल्स ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस के रूल क्या है? एक, कोई भी एटम अपनी जगह से शिफ्ट नहीं होता है। एटम कभी भी अपनी जगह से शिफ्ट नहीं होगा। कोई एटम को आप कहीं घुमाओगे नहीं। केवल कौन सी चीज शिफ्ट होगी? शिफ्ट होता है केवल पाई इलेक्ट्रॉन घूमेगा बस। पाई इलेक्ट्रॉन को घुमा सकते हो, आप किसी भी एटम की लोकेशन को चेंज नहीं कर सकते। आपने शुरू में जहां से रखा है, जैसे मैंने कहा O C N कुछ भी रख दिया, अब शुरू से लास्ट तक यही पोजीशन बनी रहेगी। ये नहीं कि आप यहां से ऑक्सीजन को हटा के इधर लगा दो, ऐसा नहीं कर सकते आप। केवल आपने शिफ्ट किसको करना है? पाई इलेक्ट्रॉन को। कोई सुपरमैन बन के आएगा, बोलेगा नहीं मैं तो इसको एटम को भी उठा के ले जा रहा हूं इधर से, तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। एटम वगैरह कोई नहीं जाता, केवल कौन जाएगा? पाई इलेक्ट्रॉन ही घूमता है। एटम अपनी जगह पे सेफ रहेंगे, एटम में नहीं होगा। दूसरी चीज जो मैथिली ने बिल्कुल सही बताया था कि ये जो रेजोनेंस होगा ये तभी होगा जब प्लेनर ज्योमेट्री होगी, प्लेनर शेप होगा। प्लेनर शेप होगा हर हमेशा, तभी तो ओवरलैपिंग होगी। जब प्लेन होगा तभी तो ये आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। प्लेन एक ही प्लेन में होगा तो क्या होगा? प्लेन होने की वजह से क्या होगा? रेजोनेंस हो जाएगा। प्लेन होने की वजह से तो ये आराम से चारों तरफ घूम जाएगा। यानी कि उसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? sp2 या sp, चेक करके देखना आप लोग, sp3 में नहीं होगा। sp3 कैसा बन गया आपका? sp3 बन गया आपका, कैसा बन गया? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब आगे पीछे हो गया, प्लेन नहीं रहा। तो sp3 में नहीं होता रेजोनेंस, sp2 या sp में रेजोनेंस पॉसिबल है। और जहां पे आपने इसकी प्लेनिटी को खत्म कर दिया, कभी भी ध्यान रखना, बहुत सारे टर्म्स आगे आएंगे, जहां पे आपने उसके प्लेनर को खत्म कर दिया वहां पे रेजोनेंस नहीं होगा। और यही रीजन है, यही क्वेश्चन आपको मैंने बोला था बार बार, आपको जो मेंस लेवल में क्वेश्चन आया है कई बार, वो इसी के बेस पे आया, जिसमें आपको दिखने में लगेगा रेजोनेंस है और रेजोनेंस की वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वहां पे उसके रेजोनेंस जो प्लेनिटी है उसे खत्म कर देते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से उसकी प्लेनिटी को खत्म कर देते हैं, और खत्म करेंगे तो क्या होता है? वो प्लेनर होगा नहीं, तो वहां पे रेजोनेंस काम नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे से ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा आंसर चेंज हो जाता है। ठीक, समझ में आया सबको या नहीं आया? ठीक है, रब कर दूं इसे? हाँ, ये बहुत मेन है। प्लेनर, अगर कोई भी कंपाउंड प्लेनर में नहीं हुआ तो रेजोनेंस भूल जाओ, रेजोनेंस का फैक्टर ही खत्म हो जाएगा वहां से। इसमें बहुत सारे पॉइंट आगे आए हैं जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। आपका SIP है, SH है, वो जिसमें हम लोग और डिस्कस करेंगे। और इसमें ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा, थर्ड पॉइंट, कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो ओवरऑल सेम रहते। टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवरऑल सेम रहेंगे, किसी में कम या किसी में ज्यादा नहीं होते हैं। टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ओवरऑल क्या होंगे? सारे कैनोनिकल फॉर्म में सेम होंगे।
किसी में ये नहीं कि किसी में 10 हो रहे हैं तो किसी में 5 हो रहे हैं, किसी में 6 हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ओवरऑल करके देखोगे तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो टोटल क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो किसी भी एक्चुअल मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है, ठीक है, यानी कि जो डीलोकलाइजेशन होता है, डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या होता है, हर हमेशा स्टेबिलिटी आती है। डीलोकलाइजेशन की वजह से स्टेबिलिटी आती है। अब अगर स्टेबिलिटी आएगी तो बताओ एनर्जी उसकी कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? अगर मैक्सिमम स्टेबिलिटी है तो एनर्जी क्या होनी चाहिए? हाँ निरंजन, मैथिली बिल्कुल सही। आपको देखो खुद सोचना है आपने, मैथिली सही है। तो जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा आ गई तो आपको खुद समझ जाना है कि उसकी एनर्जी वहां पे कम है। ठीक है, जैसे तेजस, कोई आदमी है और वो घूमता जा रहा है, पूरे मार्केट में घूम रहा है, एक आदमी लिया आपने, ये पूरे मार्केट में घूम के आ गया, इधर भी घूम के आ गया, यानी इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है ना, तभी तो उसकी स्टेबिलिटी कम है। वो एक सामने बैठा ही नहीं रह सकता, वो कभी इधर घूम रहा है कभी उधर घूम रहा है। अभी भी देखो बैठा नहीं है शांति से, कभी कोई इधर घूम रहा है, कभी फिर वो इधर चला गया कुछ लेने के लिए, कभी इधर आ गया, यानी उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो एनर्जी ज्यादा है तो क्या घूमता रहेगा, यानी स्टेबिलिटी कम है उसकी। तो ध्यान रखना है आपको, इसीलिए डिस्टेबलाइजेशन की वजह से स्टेबिलिटी को लीड करता है। यही रीजन है कि जो डिस्टेबलाइज होता है उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। अब जितने भी कैनोनिकल फॉर्म से अभी आपने देखो, अच्छा ओके ओके, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप तो अच्छे स्टूडेंट हो तेजस। मैं कह रहा हूं कि कोई आदमी कोई आप अपने आप पे मत ले जाओ, अपने दिल पे ले ली बात को। ठीक है, यू आर गुड स्टूडेंट, अभी आप काफी टाइम से बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हो, वेरी गुड। ठीक है, आप ध्यान रखना जो कंट्रीब्यूशन होगा सबका, जैसे आपने 10 कैनोनिकल फॉर्म हमने कई बार कंपेयर किया हुआ, जो आगे बताऊंगा मैं आपको। तो जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है, इसका सबका अलग अलग कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, इसका रियल जो रियल मॉलिक्यूल्स होता है, रियल मॉलिक्यूल्स, रियल जो कंपाउंड बनेगा, तो इन सबका कंट्रीब्यूशन अलग अलग होगा, 100% नहीं होगा, लेकिन किसी का रियल कंपाउंड के रिस्पेक्ट में इसका कंट्रीब्यूशन किसी स्ट्रक्चर का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। तभी तो हम कंपेयर करते हैं। अभी आपने देखा नहीं, पहली बार भी हमने बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिए थे, उसे कंपेयर किया था कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है किसकी कम है। तो इसका मतलब जितने भी कैनोनिकल फॉर्म्स बनेंगे या जितने भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उसका रियल कंपाउंड के रिस्पेक्ट में जो कंट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं होता है। किसी का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, यानी कोई ज्यादा स्टेबल होगा, कोई कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये इसके क्या है, ये इसके कुछ रूल्स हैं। तो मेन रूल्स कौन सा है, प्लेनर वाला और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला। ठीक है, जो मेन है इसमें वही चलता है, ये तो आगे उसके आगे हमने एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ तक रेजोनेंस का सबको समझ में आ गया। रेजोनेंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, मेरे ख्याल से टाइम कम रह गया, कितना रह गया कोई बता सकता है? 1 मिनट, ओके। तो आज का हम यही ऑफ करते हैं, कल लास्ट इसको मैं सारा आपका ये कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, और कल आपको सारे ऑफलाइन लेक्चर मिलेंगे।